वडी सई काफी देर से चचा सई को पास बैठाए उठने नहीं दे रहे थे। चची सई वडी सरकार के गले लगी हुई थी। इर्तिशा बड़े अब्बा की गर्दन में बाहें डाले खड़ी थी। बड़े अब्बा, हमने इतना याद किया आपको जब अब्बा मुझे डांटते थे ना। दिलबंद और अरफान एक साथ बैठे हुए थे। अरफान का हैरत से बुरा हाल था। बड़े अब्बा इतने कमजोर हो गए हैं। दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर कह रहा था दिल का एक वाल्व भी बंद हो गया है। दिलबंद, भाभी सई इसके पास आकर बैठ गई थी। जी भाभी सई, एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो, इसने हिचकिचाते हुए कहा। हुक्म भाभी सई, मेरे भाई ना हार्ट सर्जन है। अगर तुम कहो तो मैं आज बात करूं, बड़े अब्बा को शहर लेकर जाते हैं, वहाँ इनका इलाज अच्छे से हो जाएगा। तुम्हें पता तो है ना, मैंने कभी अपने बाप का सुख नहीं देखा। यहाँ आकर इन दोनों से प्यार मिला है। मैं नहीं चाहती इन्हें खोना। प्लीज मैं और अरफान इन्हें ले जाते हैं। भाभी, मेरे से पहले वो आप लोगों के वालिदैन है, ले जाइए। दिलबंद को बड़े सई ने बुला लिया था। वो इन दोनों को बीच से उठ गया था। अरफान अपनी बेगम के थोड़ा करीब हुआ। ये तो गलत बात है सोहा जी, सिर्फ प्यार का बाप मिला है और मैं जो दिन रात आप पर अपनी मोहब्बत निछावर करता हूँ, इसका क्या? बंदे का कोई जिक्र ही नहीं है। इसके हाथ पर हाथ रखता वो करीब होता जा रहा था कि वो उठकर गई। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, मैं चाय लाती हूँ। खिड़की में दिया जलाए वो अपनी किस्मत पर मुस्कुरा रही थी। 1.5 साल पहले छोटे सई और तेरे दरमियान वो सब हुआ था। कितना सीखी थी तू इन पर। मैं तो छोटे से सई से बचपन से इश्क करती हूँ, मगर कभी छूने की हसरत नहीं की। तो छोटे सई कैसे चूक गए? चाहे इन्हें पता नहीं था कि रुज़ीना और जरी एक ही हैं, भी ने अपनी मोहब्बत रुज़ीना को ऐसे नहीं छूना चाहिए था। निकाह से पहले मोहब्बत भरा लम्स भी गुनाह होता है, और ये गुनाह इनसे हो गया था। कितने शर्मिंदा भी थे, मगर फायदा, सब छोड़कर तो आई थी, सब छोड़कर वो चले गए। आज जब वो आए तो तू जा रही है। शुक्र है दोबारा कभी मेरा इनका सामना ना हो, वरना जरी के घूंघट में छुपी रुज़ीना हलकान हो जाएगी। जब चचा अरफू सर पर हाथ रखता आ गया। मेरी धी क्या सोच रही है? कुछ नहीं अब्बा सही, बस सोच रही हूँ 20 दिन बाद जब चली जाऊंगी तो तेरा अम्मा का ख्याल कौन रखेगा? हम क्या बूढ़े हो गए हैं जो ध्यान नहीं रख सकते? ले रख लेंगे। तू खुश तो है ना? मुशफिक फिक्रमंद बाप पूछ रहा था। वो बेबसी से मुस्कुराई थी। खुश होना तो जरी ने 1.5 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब्बा, जब छोटे सई को भेड़िया कहा था ना, आज भी वो लफ्ज खंजर की तरह मेरे ज़मीर को घायल करता है। दिल में कहती, गहरे सांस लेती बोल पड़ी, अब्बा तू और अम्मा खुश है ना? बहुत, बिलावल इतना अच्छा मुंडा है, नौकरी करता है, 40,000 कमाता है। मेरी और ऊपर से अकलौता मेरी जरी राज करेगी। इसके माथे को चूमकर निहायत ही प्यार से बता रहा था। तो ठीक है अब्बा, तुम दोनों खुश। खुशी के सदके जरी भी खुश। उन्होंने प्यार से गले लगा लिया था। बिलावल जिससे मोहब्बत करता था वो अपने घर वालों से मजबूर इनकार कर गई थी। ऐसा नहीं था वो इससे मोहब्बत नहीं करती थी, मगर पैरों में घर की बेड़ी थी, इसलिए बिलावल ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जब मनपसंद शख्स ही चला गया तो क्या फर्क पड़ता है कौन आ रहा है। अच्छी है, खूबसूरत भी है, सब कहते हैं, समझदार भी है, घर भी संभाल लेती है, ऊपर से अपनी भी तो है ना, अम्मी अब्बा को संभाल लेगी। एक बेहतरीन शरीके हयात। और जहाँ तक रही मोहब्बत तो शायद शादी के बाद हो जाए। सोचता सो गया। सोहा ने अपने भाई से बात कर ली थी। उन्होंने कहा था इन्हें ले आए। सोहा, अरफान, बड़ी सरकार साथ जा रहे थे। पीछे से चचा से दिलबंद ने सब संभालना था। सब एक साथ खाने की मेज पर बैठे थे। दिलबंद वैसे का वैसा था, हंसता नहीं था, बस होंठों को हरकत ही देता था। अब भी खाने की मेज पर वो सामने बैठी नजर आ रही थी। मिस्टर टॉपर, फिर से गांव के छोटे सई। आप तो वो तभी मुस्कुराता था जब वो नजर आती थी। हाँ, कोशिश तो बहुत की इस मुल्क से दूर रहने की जिससे तुम्हारी यादें जुड़ी थी, मगर मुस्कुराता बोल रहा था कि अचानक आवाज आई, दिलबंद। अम्मा से जिसके सामने बैठी थी, जिनमें से वो नजर आ रही थी। क्या हुआ, घूर क्यों रहा है? कुछ नहीं अम्मा सही, आपको नजर भर कर देख लूं, कल चली जाएंगी आप भी, मुस्कुराकर कहता सर झुकाकर आंखें बंद कर ली थी। आंसू टूटकर पानी के गिलास में हल हो गया था। दिलबंद के अब्बा अरफू जेबू आए थे। कह रहे थे कि जरी की शादी है 12 दिन बाद, अगले महीने की 6 तारीख को। खानदानी मुलाजम है, जाना तो पड़ेगा। हम तो कल चले जाएंगे। बड़े सही ने कुछ सोचकर चचा सही की तरफ देखा था। 6 तारीख को तो मैं और अरफान की
ماں اس کے والد کے ختم پر جا رہے ہیں، جانا ضروری ہے، میرا بھی تو نہیں، میں بھی نہیں جا سکتا، ان کی بھی مجبوری تھی۔ آپ فکر نہ کرے ابا سائیں، گاؤں اور میں سب سنبھالوں گا، تو زری کی شادی میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا تھا۔ اگر سے یہ پتا ہوتا کہ اس کی روزی نہیں کی شادی ہے تو وہ پورا میز الٹ دیتا، مگر کون جانے پردے کے پیچھے کس کا مکھڑا ہے۔ میرا ہے پر مجھ سے چھپا کیوں تیرا مکھڑا؟ وہ چند کاغذات دیکھتا بڑے سائیں کے پاس بیٹھا تھا۔ دل بند جب وہ سیدھے ہوتے سے پکارنے لگے، حکم ابا سائیں۔ دیکھ عرفو ہمارا خاندانی مزارہ ہے، یہ سمجھ لے ساتھی ہے۔ جب ہمارے ہاتھ خالی تھے تب بھی وہ ہمارے کام بغیر کسی عوض کے کیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی یعنی حویلی کی بیٹی، اس کی شادی کی ساری ذمہ داری تیری۔ اس کا عرفو جو کہے اس کا بنا کوئی سوال کیے دینا ہے، وہ کہے گا نہیں، پر ہمارا فرض ہے۔ اور دوسری بات، بچی کا حق مہر جان لکھوانی ہے، اس انسان کی جان جو اس کا ہمسفر بنے گا۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا؟ ہاں، جو انسان رضا شاہ کے گاؤں کی لڑکی کو تکلیف پہنچائے گا، چھوڑے گا نہیں رضا شاہ، اس سے چھوڑے گا نہیں۔ کفالت ہم کر لیں گے، مگر ہماری بیٹیوں کے مجرم نہیں بچنے چاہیے، سمجھے دل بند؟ یاد رکھنا، عورت کی عزت پر مرد کی عزت محافظ بنا دیتے ہیں۔ پورا گاؤں مجھے باپ کہتا ہے، میرا خطاب نہ گنوانا۔ اور بس بات میں سر ہلاتا انہیں دوائی اور کمبل اڑا کر باہر آ گیا تھا۔ دروازہ بند کرتا سیدھا ہی ہوا تھا کہ کوئی نرم وجود اس سے آ کر لپٹ گیا تھا۔ پشت پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ ارتشا ارتشا اسے کھینچ کر دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں دل بند، مجھے دور مت کرو، میں بہت تڑپی ہوں، بہت جلی ہوں تمہارے بغیر، مجھے محسوس کرنے دو تمہاری خوشبو، تمہارا لمس، مجھے دور مت کرو۔ وہ روتی اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، اسے دور کر رہا تھا کہ اچانک نظر آتے چچا سائیں پر پڑی، پھر اس کی اور اپنی پوزیشن پر گھما کر ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا تھا، مگر وہ اسے ایسے دیکھ لیتا تو ارتشا کی شامت آ جانی تھی۔ اسے کمرے کے سامنے سے گزر گئے جب اس نے کھینچ کر جدا کیا۔ تم پاگل ہو، دماغ خراب ہے، چلاتا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ہاں پاگل ہوں، تمہاری محبت میں، عشق میں پاگل ہوں، چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر، کتنا تڑپی ہوں میں۔ اس کی کنڈیشن وہ سمجھتا تھا، اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب کیا۔ میں سمجھتا ہوں تم پریشان ہو گئی تھی، مگر میری بات سنو، میرے قریب ایسے مت آیا کرو، کزن ہوں میں، مگر نہ محرم ہوں۔ تمہیں اور مجھے کسی نے ایسا دیکھ لیا تو عزتوں پر حرف آ جائے گا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، ہاں، مگر میں تمہاری حالت سمجھتا ہوں، اس لیے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، دوست بننے کی کوشش کروں گا، وہ زیادہ اچھی ہے۔ تم محبت کرنے کی کرو نا، ایانسو پوچھتی اسی حالت میں بولی، جس پر وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر تم یہ حرکتیں نہیں کرو گی۔ اس کی ہاں پر وہ خوش ہو رہی تھی، اس لیے دوستی کا ہاتھ ملا بیٹھی۔ اسے پرسکون کر وہ اپنے کمرے میں آیا، لائٹ آن کی، جوتے اتارنے لگا، والٹ نکال کر میز پر رکھتا، دھیان فون پر تھا۔ موم بتی سے ہاتھ ملا بیٹھی، اس کی عادت تھی، بند کمرے میں وہ اکثر موم بتیاں جلاتا تھا۔ اس موم بتی سے پھڑپھڑاتے شعلے سے بہت پسند تھے۔ جلن ہو رہی تھی، ہاتھ لال ہوا تھا جب آواز آئی، اوے مسٹر ٹاپر، دھیان سے کام نہیں ہوتا؟ سفید لباس میں مسکراتی بال، جلن ہو رہی ہے، کوئی محرم رکھنے والا نہیں ہے؟ اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ آگے آئی، میں دوں اپنا لمس، شاید سکون ملے۔ معصوم بچے کی طرح اس کے ہاتھ کو آگے کر دیا تھا۔ جب وہ تمہیں چھوں گا تو غائب ہو جاؤ گی، میں تو نہیں رکھ سکتی، میں تو جھوٹ ہوں، تمہارا خیال ہوں، لمس تو حقیقت دے سکتا ہے نا، محسوس تو وہی ہوگا۔ ہستی غائب ہوگی۔ جب وہ بے جان ہوتا، ٹوٹتا، گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا تھا۔ ایک مضبوط مرد کوئی دیکھتا اس وقت میں کیسے بچوں کی طرح رو رہا تھا، کوئی نہیں تھا سکون دینے والا کہ آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی پکار آئی، وہ چاہتا مجھ سے کیوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اٹھا، نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ تو کہتے ہیں گناہوں سے بھر کر بھی رو کر دعا کرو تو بخشش مل جاتی ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ کیوں واپس نہیں ملتی مجھے؟ کیوں ہر طرف وہ ہے مگر نہیں ہے؟ 1.5 سال سے یہ جسم سانسوں کی رسی سے کھینچ کر چل رہا ہوں، روح نہیں ہے اس میں۔ اللہ جی پلیز وہ دے دو مجھے، بخش دو۔ دعا مانگی، خود پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی اور قرآن کھولا۔ کھولتے جواب آیا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ کچھ سکون ہوا تو جہاں سے چھوڑا تھا وہ ورق کھولنے لگا تو ایک اور جواب آیا، آ گیا، بے شک خدا سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، آگے بڑھا تو ایک اور جواب ملا، صبر کرو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں تھینک یو اللہ جی۔ سبق کھولا، پڑھا اور سو گیا، سکون جو مل گیا تھا
अगले दिन वो सब चले गए थे। दिलबंद जमीनों के हवेली के कामों में बिजी हो गया था। चाचा और अरफू से मिलकर इसने शादी के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे। दिन गुजरे तो ढोलक की थाप पर सदा गूंज गई, टूटकर डाल से हाथों पर बिखर जाती है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। चाचा अरफू का घर जो अब आधा पक्का हो गया था, 3 कमरे, छत और खुला सेन जो बरादरी और गांव वालों से भरा पड़ा था। फूलों से सजी कुर्सी पर पीले घूंघट में चेहरा छुपाए, आधे बाजू पर मेहंदी के फूल बनाए, गजरे की महक, ऑरेंज लहंगा, येलो कुर्ती, गोरे पैरों की छत पर लगी गहरे रंग लाल मेहंदी खुस्से से भी नजर आ रहे थे। होंठों पर लाल सुर्खी, हल्के से मेकअप के पीछे खामोश चेहरा लिए वो किसी और के लिए सजी बैठी थी। काले बाल परांदे में कैद कुर्सी से नीचे जमीन को छू रहे थे, मगर हरी आंखों में वो वीरानी थी। होंठ ऐसे मीच कर बंद कर रखे थे जैसे लफ्ज जुबान पर आए और घूंघट रखे हुए हों। लोग बागों से इसे तोड़कर ले आते हैं और पत्थर से इसे शौक से पिसवाते हैं, फिर भी होंठों से इसके उफ तक न आती थी। ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है। ढोलक की थाप पर बख्तों की आवाज सुर बिखेर रही थी, जब हर तरफ सदा गूंज गई। घूंघट करो, मर्द आ रहे हैं, छोटे से भी हैं साथ। इन सब ने घूंघट कर लिया। वो तो पहले ही घूंघट में थी, ठंड थी इसलिए किसी ने इसके ऊपर शाल ओढ़ दी। पेशावरी चप्पल पहने पैर सामने खड़े थे। शादी मुबारक हो सरी, खुदा तुम्हें खुश रखे। मालिक होने के नाते वो इसके सर पर हाथ रख गया था। तेरे सर का सही हमेशा सलामत रहे। अंदर हरी आंखों से टूटकर आंसू लहंगे में जज़ब होते जा रहे थे। चाचा चाची मेरी बात सुनिए। इसे दुआएं देता इनके पास से चला गया था। किसी चीज की जरूरत तो नहीं ना, जिस पर इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। जहेज तो तैयार है, मगर पता नहीं डर सा लग रहा है, कहीं कोई महंगी चीज ना मांग ले। क्या मतलब है, अभी बताइए, अभी आ जाएगा। फिर कुछ सोचा और अपने जगवार की चाबी निकाल कर इसके हाथ में थमा दी। ज्यादा से ज्यादा महंगी गाड़ी मांग लेंगे ना? ना छोटे सही, उन्होंने मांगी नहीं। सरी का सगा मामा है, कुछ मांगेगा नहीं उन्होंने, मगर बेटी वाले हैं ना तो डर लगा रहता है, कहीं कोई कसर न रह जाए। नहीं रहेगी, फिक्र मत करे, अपने पास चाबी रखिए तो कह दीजिएगा कुछ भी। कुछ देर वहाँ रुककर वो वापस आ गया था। हवेली खाली थी, चचा चाची भी चले गए थे। साथ इर्तिशाबी कमरे में आया और फिर थक गए मिस्टर टॉपर बेडक्राउंड से टेक लगाए वो वहीं बैठी थी। आज जरा देर नहीं कर दी आने में, सीधा होता है इसके शराब से गुफ्तगू करने लगा। मैं तुम्हारा ख्याल हूँ, जब तुम मुझे याद करोगे तभी आऊंगी। तुम बिजी थे, देर से याद किया तो देर से आ गई। इसकी बात पर इस बात में सर हिला गया। तुम कौन सा सच में आसपास हो? नजर घुमाकर देखा तो वो फिर से नहीं थी। बेबसी से मुस्कुराता लेट गया। रात के 3 बज रहे थे जब बिलावल ने नींद फोन की रिंगटोन से खुली थी। हेलो बिलावल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अरूषा की आवाज थी और वो उठ बैठा था। अरूषा तुम? बिलावल, मैंने अब्बा को मना लिया है, वो हमारे निकाह के लिए तैयार है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, कल लाजमी इनसे मिल लो। अरूषा, कल मेरी शादी? अरूषा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बिलावल? ये नहीं हो सकता। मैंने अपने अब्बा की डांट मार खाई है तुम्हारे लिए। तुम शादी नहीं कर सकते, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। वो ज़ारो कतार रो रही थी। ऐसा ना कहो, मैं मजबूर हूँ, कोई भी और मेरा इंतजार कर रही है। बिलावल, कल अगर वो लाल जोड़े वाली आई तो मैं अपना वजूद लाल कर लूंगी। धार दी फोन बंद कर गई थी। या अल्लाह, ये कैसी कश्मकश में फंसा दिया। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ इज्जत। लेकिन अगर उषा चली गई तो मैं जरी से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, तो फायदा इस निकाह करने का, इसकी जिंदगी बर्बाद। इन्हें परेशानी में रात गुजर गई थी कि सुबह इसने इतनी कोशिश की मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी। उषा बार बार इसे जान मरने की धमकियां दे रही थी। दूसरी तरफ सुर्ख जोड़े में सजी जरी गुलाब का फूल लग रही थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने वाली थी। बारात शाम में आने वाली थी और रात रुकनी थी, मगर शाम क्या रात होगी। दुल्हन सजी सजी थक गई, मगर बारात नहीं आई। किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। दिलबंद अभी अभी वहां पहुंचा। सबको ऐसे परेशान देख वो खुद भी परेशान हो गया था। चचा, क्या बात है? छोटे, बारात शाम को आने वाली थी, मगर वो बहुत रात हो गई, अभी तक नहीं आई। कोई फोन भी नहीं उठा रहा। आखिर जिन लड़कों को भेजा गया था ना पता करने, वो आए। दूल्हे ने किसी और से शादी कर ली, बारात नहीं आएगी। अरफू के कदम तो लड़खड़ा ही गए थे, जेबो तो बैन करने लगी थी। दिलबंद खुद बहुत परेशान हो गया था। मेरी जरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरफू अपना माथा पीट रहा था। शनावरी से हौसला दे रही थी।
जरी थक हार कर कुछ लम्हे चल रही थी कि बख्तू भागी आई। जरी जरी तेरी बारात नहीं आएगी, बिलावल ने किसी से शादी कर ली। कदम लड़खड़ाए और जमीन बोस हो गई। जरी बख्तू इसकी तरफ बढ़ी, इसे उठाया, पानी के छींटे मारे मगर होश नहीं आ रहा था। चाचा जरी बेहोश हो गई, होश में नहीं आ रही। अरफू और ज़ेबो जो दुहाइयां दे रहे थे रोने लग गए थे। इसके हाथ पैर रगड़ो, कुछ नहीं होगा इसे, दिलबान ने तहम्मुल से कहा। लड़की में कोई खोट होगा, जबरदस्ती कर रहे होंगे लड़की के साथ, इसीलिए भाग गया। बरादरी ने क्या सराइयां शुरू कर दी थी, हमेशा तो घूंघट में रहती है, हो सकता है कोई नुक्स हो इसीलिए लड़का नहीं माना। एक तरफ से आवाज आई, कौन करेगा इससे शादी जिसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी हो? ना बाबा ना, मैं तो ना पिया हूँ ऐसी लड़की को जिसका दूल्हा ब्याह के दिन भाग गया हो। इसका दूल्हा भाग गया, इसमें इसका क्या कसूर है? आखिर दिलबंद सुनता चीख पड़ा, छोटे सही यही समाज है, गुनाह चाहे जिसका भी हो, इज्जत और गुनाह लड़की का ही निकलता है। हो सकता है लड़की के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया हो या फिर कोई और बात हो, मगर अब इस लड़की से कोई निकाह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो तो इसकी कुछ भी नहीं बनी थी, अभी फिर इसे क्यों बेइज्जत किया जा रहा है? दिलबंद गांव बरादरी की छोटी सोच से हैरान था। आप बड़े पढ़े लिखे लोग होकर मगर गरीब ऐसा ही सोचते हैं, इसकी इज्जत ही सबसे प्यारी होती है। अब एक ऐसी लड़की जिसका दूल्हा इसे ब्याह वाले दिन छोड़ गया, लाकर इज्जत पर उंगलियां अटवानी है कि छोड़ी हुई लड़की ले आए। छोड़ी हुई लफ्ज पर अरफू गिर ही तो क्या था। कितनी आसानी से लोगों ने इसकी जरी को छोड़ी हुई कह दिया था। जरी को होश आ गया था, ज़ेबो के सीने से लगी आंसू बहाने में मगन थी। बाहर की आवाजें अब अंदर भी सुनाई देने लगी थी। दिलबंद शिनावर के पास आया। शिनावर तू जरी से निकाह करेगा? शिनावर के पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई थी। छोटे सही, मैं जरी से निकाह नहीं, मैं जरी हूँ, हमेशा से बहन मानता आया हूँ। मेरी तो वो मंगनी बख्तू से हो चुकी है ना, अगर मैंने ये निकाह किया तो मैं भी बिलावल जैसा बन जाऊंगा। वो साफ मना कर गया था। ऐसा करके वो दो बहनों जैसी सहेलियां दुश्मन करनी नहीं थी। देखा छोटा सही, सब पल्ला झाड़ रहे, कोई इस लड़की से शादी नहीं करेगा, है ना हम सच्चे? बरादरी में से किसी गैर रसीदा बूढ़े ने कहा था। इसने एक नजर अरफू को देखा जो सर पकड़कर रो रहा था, फिर पूरी बरादरी जो तंजिया हंस रही थी। मैं करूंगा जरी से निकाह, क्योंकि मेरे अब्बा सही ने कहा था, एक औरत की इज्जत सारे मर्दों की इज्जत, और आज सवाल किसी औरत की इज्जत का है तो इसकी हिफाजत करूंगा। तो मुझे लगता है कि इन सब मर्द में एक मैं ही बाकी सारे समाज के खिलौने हैं। अरफू हैरत के मारे खड़ा हो गया। ज़ेबो भी सुनकर बाहर आ गई थी। वक्त तो चहक उठी थी, मगर जरी, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं छोटे से इसी शादी नहीं करूंगी, नहीं प्लीज अल्लाह जी ना करो ये। तमाम बरादरी का मुंह खुला रह गया था। इसने निकाह ख्वां को बुलाया। मेरा नाम लिखो, दिलबंद रजा शाह, वल्द रजा शाह। इसे नाम लिख दिया था। हक महर? निकाह खां ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। लिखो, दिलबंद रजा की जान। छोटे सही, ये कैसा हक महर है? शिनावर ने हैरत से देखा था। जमानत दे रहा हूँ, अगर मैंने जरी के साथ कुछ गलत किया तो मेरी जान अपने महल में ले जाओ, निकाह शुरू करो। हुक्म देता खुद वही कुर्सी पर बैठ गया था। हवेली के आदमी सर उठाए इसके पीछे खड़े थे। दिलबंद रजा वल्द रजा, क्या आपको ये निकाह जरी आरफ वल्द आरफ के साथ बाइवेज हक महर दिलबंद रजा की जान कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसने दस्तक कर दिए थे। अरफू और ज़ेबो निकाह खान के साथ अंदर आए थे। बख्तू ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। तैयार हो जो जरी, तू छोटे सही की होने जा रही है। मैं ये निकाह नहीं करूंगी अब्बा, इसने घूंघट के पीछे से कहा था। क्यों जरी? बख्तू ने चीख कर पूछा था। क्योंकि बख्तू वो मुझ पर रहम खा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, इनके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। उठकर खड़ी हुई जब अरफू ने अपना साफा इसके पैरों में रख दिया था। रोन दे मेरा साफा और कर दे इनकार, तेरी इज्जत मेरे हाथ में। वो हैरत से मुंह खोले अपने मजबूर बाप को देख रही थी। तड़प कर साफा हाथों से उठाया। ले अब्बा, तेरे गाय हूँ, एक खोंटे से खोलकर दूसरे पर बांध दे। खामोश बैठ गई थी। जरी आरफ वल्द आरफ, आपको ये निकाह दिलबंद रजा वल्द रजा शाह बाएवज हक महर दिलबंद रजा की जान कबूल है? इसने लहंगे को मजबूती से पकड़ लिया था। बोल जरी। ज़ेबो ने इसके सर पर हाथ रखा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। दस्तक के बाद निकाह खां बाहर आया। निकाह मुबारक हो। बरादरी का मुंह बंद हो चुका था। जरी की शादी गांव के मालिक के साथ हो गई थी। जरी हवेली वाली बन गई थी। अरफू ने नीचे बैठकर दिलबंद के पैरों पर हाथ रखकर रो रहा था। छोटे सही, आज आपने इज्जत रख ली, वरना मेरी जरी तबाह हो जाती। इसे कंधों से पकड़कर इसे उठाया था। अब वो मेरी इज्जत है, रुखसी की तैयारी करे।
ज़ेबो ने वही गाड़ी की चाबी जो इसने कल इन्हें दी थी वापस कर दी थी। आपकी मानत आप ही के पास वापस आ गई छोटे सही, सच्ची से तो था वो इसी की मानत थी। ज़ेबो और फू के पास आई। जब खुदा ने इसे कह दिया था कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ, तो जमीन आसमान टल सकता है, इसकी कहीं बात नहीं। कर ली थी कबूल दुआ, मगर अभी इसे कितना और तड़पना था ये तो वो तो दोनों ही नहीं जानते थे। खाने के बाद 20 मिनट से जरी अपने बाप के गले लगी रही तो अब्बा मैं इतना बोझ बन गई थी कि बर्दाश्त नहीं हुई और एक छोड़ दूसरे के हवाले कर दिया। क्या मैं तंग करती थी, ख्वाहिशें करती थी, रोटी ज्यादा खाती थी जो पूरी नहीं होती थी? क्यों अब्बा, क्यों ऐसा किया? हिचकियों से रोती हुई गिले कर रही थी। पुत्र मेरे सामने सारे तुझमें नुक्स निकाल रहे थे। तू नहीं जानती बेटियां ब्याहना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मजबूर था, छोटे सही तो किस्मत वालों को मिलते हैं, तो किस्मत वाली है। इसने एक नजर दरवाजे के बाहर खड़े दिलबंद को देखा था। सफेद शलवार कमीज पर ब्लैक कोट पहने, भारी दाढ़ी, लंबा कद व हसीन थे, तो कसारों पर चढ़ी बर्फ जैसा, और फौरन घूंघट नीचे कर लिया था। रुखसती हो चुकी थी। दिलबंद अपनी रोजीना को जरी के रूम में ले जा रहा था। पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई थी। अम्मा सिंह और बड़े सही को इसने सब बता दिया था। शाबाश दिलबंद, बहुत अच्छा किया, यही करना चाहिए था। अम्मा सिंह उदास थी कि एक ही बेटा था, कितने चाहते शादी के। ओए कर ली पूरी कर ली, बच्ची की इज्जत का सवाल था इसीलिए किया। तू अपनी मर्जी से दूसरी करा दी, सिर्फ इज्जत ही बचानी थी। इसकी मोहब्बत तो करना छोड़ गया था, एक से एक कर खत्म कर दी थी। लाल सुर्ख जोड़े पर शाल और घूंघट के पीछे छुपा चेहरा आज भी दिलबंद ने नहीं देखा था। वो फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठी थी, स्टीयरिंग पर हाथ रखे वो इसे देख नहीं रहा था। जरी जो कुछ हुआ तू भी जानती है, मजबूर थे तो अब तू मेरी महरम है, चाहे तो ये घूंघट। नहीं छोटे सही, मैं ये घूंघट नहीं उतारूंगी। आपने सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे निकाह किया है। मैंने भी कसम खाई थी कि जो मोहब्बत करेगा इसे ही दिखाऊंगी। आप ही की जिंदगी में मेरा क्या मुकाम है मुझे पता है, इसलिए मेहरबानी होगी मुझे घूंघट उठाने का ना कहिएगा। हाथ जोड़े इससे बात कर रही थी और वह हैरसी से देख रहा था। ठीक है, मुझे भी कोई गर्ज नहीं है तुम्हें देखने की। हवेली में तुम्हारा मुकाम, आपकी कनीज ही रहूंगी। इसके बोलने से पहले ही वो बोल पड़ी थी। इसे भी इसकी अक्कड़ पर गुस्सा आ गया था। मैं इसकी इज्जत बचा कर लाया हूँ और ये मुझे अक्कड़ दिखा रही है। गुस्सा गालब आ गया था। हाँ कनीज, यही मुकाम है तुम्हारा। दिलबंद की बांदी कहता गाड़ी चला गया था।